वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पार्ट बाय इंजीनियर्स एकेडमी माई सेल्फ रंजीत कुमार। स्वागत है सर आप लोगों का इस क्लास की सीरीज में। और मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले आए हैं आपके रजनीश। रजनीश को मेरी तरफ से ढेर सारी संध्या कहा नमस्कार। ठीक है, तो और कौन कौन है जी ऑनलाइन, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। रजनीश लाइन पे हैं, शो हो रहे हैं मुझे। दूसरा कौन है जो अभी ऑनलाइन है, तो बताइए सर। फटाफट फटाफट अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अटेंडेंस लगाएं। लगाएं अटेंडेंस फटाफट। कौन कौन आया है? 3 लोग मुझे ऑनलाइन शो हो रहे हैं। 3 मेंबर्स। कौन कौन है? जल्दी फटाफट मेरे को रिप्लाई करो। और कौन आया है? डिम्पल। ओके। जितेंद्र गुड इवनिंग। जितेंद्र गुड इवनिंग। अरे 2 बार। सबसे पहले ब्राइटनेस का करवा दीजिए सर। अच्छा, ब्राइटनेस ज्यादा है। ठीक है, ओके। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। लाइन पे रहना, 2 मिनट रुको। क्या मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? पहुंच रही है जी, हाँ या ना बोलो यार। जी सर, ओके। तो जितेंद्र, कहने का तात्पर्य ये है कि आपने कहा था कि सर ब्राइटनेस कम करवा दीजिए, तो हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है उनका कहना ये है कि सर ब्राइटनेस जो है वो इतनी ही रहेगी। थोड़ा सा ये है कि आप हिंदी और इंग्लिश को जूम कर दीजिए। तो मान लो मैं अगर हिंदी जूम करता हूं तो इंग्लिश जो है वो हाइड हो जाएगा। तो फिर इंग्लिश की भी समस्या रहती है। कई बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो मैसेज करते हैं कि सर दोनों ही दिखाइए, हिंदी इंग्लिश। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा तो जो विजिबिलिटी है आपके डेस्कटॉप पे, आपके मोबाइल पर, वो प्रॉपर होगी? मैं एक बार थोड़ा सा प्रयास करके देखता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का 100% समाधान हो जाएगा। तो मैं चलिए देखता हूं, उसके बाद अगर नहीं होगा तो बताना मुझे कि ये समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं। बताओ भाई, अब सही है क्या? जितेंद्र, रजनीश, बताओ। जितेंद्र, रजनीश। जी सर। मतलब अब सही है? अब सही दिख रहा है? अरे सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब तो बोलो। बोलो नवीन। यार, 5 लोग मुझे ऑनलाइन शो कर रहे हैं और सिर्फ 3 लोग ही अपने कमेंट्स दे रहे हैं। क्या कहानी है भाई? मतलब या तो तुम लोग को क्लास पसंद नहीं आ रही है। सर आज एक और क्लास लगवा दी इलेक्ट्रिकल की ब्रांच की, किसी टाइम, इसी टाइम पर। ओके मेरे लाल, रोहित इसी टाइम पर इलेक्ट्रिकल की क्लास लगा दी। और कौन कौन है भाई इलेक्ट्रिकल? हम कौन सी क्लास ले सर? अच्छा रोहित, ये इशू आ गया। किसके किसके साथ ये इशू है भाई? कितने लोग हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल की क्लास चल रही है? रोहित, सिर्फ तुम्हारी है या और कोई भी है? रोहित तुम्हारी है, और कोई है? नहीं, इसमें जो लोग अभी 5-6 लोग आते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल का कौन कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं। एक बार अपने सभी लोग ब्रांच लिखे तो।
जो लोग ऑनलाइन है वो अपना अपना ब्रांच लिखो। अच्छा, ये सब सिविल के हैं भाई। नवीन, अच्छा, रजनीश है मैकेनिकल के, नवीन है सिविल के, और कौन है भाई? जितेंद्र किस ब्रांच के हैं? रोहित का तो पता चल गया इलेक्ट्रिकल का है। अच्छा, ये जितेंद्र भी सिविल का है। अच्छा, दो दो लोग तो सिविल, एक मैकेनिकल एक सिविल, दो सिविल के, और आप रोहित हैं इलेक्ट्रिकल के। चलो कोई बात नहीं है, क्लासेस चलेगी, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। आप क्या कर सकते हैं, अगर सबके साथ ये इशू होता तो अपन देख लेते हैं, मान लो चेंज वेंज कराने की कोशिश करते। लेकिन अब सिर्फ आपके साथ इशू है, तो वो टेक्निकल की क्लास भी जरूरी है, इसलिए आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना रोहित, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा 10-12 बच्चे होते हैं सब लोग, तो मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में। फिर तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो, सवाल जवाब करते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर वो सवाल जवाब नहीं हो पाएगा ना। सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वही हो पाएगा, ठीक है। चलिए, फिर भी अपन कोशिश करेंगे बेस्ट बेस्ट करने की। उसके अलावा भी अगर रोहित दिक्कत होगी तो तुम मुझे व्हाट्सअप करके सवाल पूछ लेना। अपना मोटिव सिर्फ एक ही है कि किसी भी कंडीशन में हर एक चीज समझ में आनी चाहिए और अपना एग्जाम क्रैक होना चाहिए। बस एक ही मोटिव है, उसके अलावा कोई मोटिव नहीं है। तो उसके लिए जो भी हमसे यथासंभव जितना भी हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, और अपन मिलके इन सब चीजों का समाधान ढूंढेंगे, ठीक है। तो आइए सर, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो कल हमने शायद अ, हमने 27 तक कर ली थी। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन कर लिया था क्या हमने? मस्त कैप है सर। नवीन, ये कैप डिस्पैच करके भेज दूं क्या तुम्हारे पास? तुमको जब पहन के आता हूं तो कहते हो सर मस्त कैप है, भेजवा दूं क्या तुम्हारे पास? ठीक है, भिजवा दूंगा। एड्रेस भेज देना मेरे को, तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। अगर तुमको इतनी अच्छी लग रही है तो तुम, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट होगा। ठीक है, तुम एड्रेस भेज देना, मैं तुमको भिजवा दूंगा वहां घर पे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, अगर पसंद आई है तो बस उस चीज को पाना अनिवार्य है। ओके, आइए। तो कल हमने क्या 27 नंबर क्वेश्चन किया था? 27 नंबर क्वेश्चन किया था जी, कर लिया था। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसमें? भाई, यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। सी इसका आंसर था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, 28 का आंसर दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 28 का, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, आंसर बताइए सर 28 का। सभी लोग फटाफट। 28 का बी बता रहे हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अब कौन कौन से सदस्य? तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं किसके? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और ध्यान रखिएगा, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए राष्ट्रपति के नाम का, अर्थात 20 तो उनके नाम का प्रपोजल पेश करेंगे और 20 उसके नाम पर अप्रूवल देंगे, ठीक है। कि हाँ भाई, हम लोग उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार उम्मीदवार जो हैं, जो कैंडिडेट है, उनके नाम पर अब पूरी तरह से सहमत हैं। केवल संसद ही भाग लेती है, बिल्कुल रोहित, सिर्फ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है। इट मींस लोकसभा और राज्यसभा। अब पार्लियामेंट अगर कोई भी कह रहे थे, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही है। तो इन दोनों के, मैंने क्या कहा, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ये दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 20 प्रस्तावक, मतलब सेपरेट दोनों में से कोई भी 20 आदमी चाहिए जो उनके नाम का प्रस्ताव रखे, और सेपरेट 20 आदमी चाहिए जो उनके नाम पर अप्रूवल दे कि हाँ भाई, हम ये जो कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के, उनके नाम से सहमत है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो अब एक और सवाल का जवाब दे दो। वाइस प्रेसिडेंट का है, तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है जी? वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? आंसर बताइए।
वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है रोहित? वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? आंसर दो। अच्छा, नवीन, गलत जवाब। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? रोहित ने सही जवाब दिया, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दिलाता है भाई। जब राष्ट्र, देखो एक बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है सीजेआई, और सीजेआई को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। ये दोनों एक दूसरे को लेते देते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रेसिडेंट का पोस्ट सुप्रीम पोस्ट पे है, मतलब सबसे ऊपर, ठीक है। और सबसे ऊपर का जो पोस्ट है वो सभी लोगों को ओथ दिलाता है, उसके नीचे जो लोग हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुड इवनिंग डिम्पल, इतना लेट क्यों हुआ? इतना लेट? तुम सबसे पहले आती थी, और आजकल मैं देख रहा हूं कि सबसे अब बाद में आने लगी हो, और जो सबसे बाद में आते थे अब वो पहले आने लगे। मतलब ये कहानी ही विचित्र हो गई। पहले जो सबसे पहले आते थे अब वो बाद में आ रहे हैं। सॉरी की सॉरी नहीं चलेगा, एकदम टाइम पर मुझे प्रेजेंट चाहिए, ठीक है। तुमसे ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमेशा तुम, कई दिनों से मैं क्लास ले रहा हूं, सबसे पहले तुम्हारी उपस्थिति दर्ज होती थी, लेकिन आजकल देख रहा हूं कि तुम भी मतलब लेट आने लगी हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर प्रेसिडेंट को वो दिलाता है, यहां पर प्रेसिडेंट जो है वही वाइस प्रेसिडेंट को वो दिलाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है भाई साहब। मतलब कंफ्यूजन होता है कई बार कि सीजेआई कि प्रेसिडेंट, तो लगता है कि प्रेसिडेंट को दिलाया तो वाइस प्रेसिडेंट को भी दिलाता होगा। इसको वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाता है। सर, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन दिलाता है पदेन सभापति? भाई, राज्यसभा के जो और मेंबर है उनको पदेन सभापति, और पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वो सभी सदस्यों को ओथ दिलाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि भाई कहा गया कि मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, वैकेंट होगा, तब उपराष्ट्रपति काम करेगा। अब मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त ही नहीं हो, तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? तो उसके पास तो कोई काम ही नहीं है, तो वो तो फ्री की सैलरी लेगा वाइस प्रेसिडेंट, इसीलिए उस पद को बनाया गया। तो कहा गया कि ना, इसके लिए नहीं। वाइस प्रेसिडेंट, जब मान लीजिए राष्ट्रपति अगर नहीं होता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति है तो वाइस प्रेसिडेंट को फ्री की सैलरी नहीं मिलेगी। इसके लिए उसमें एक्स ऑफिसियो चेयरमैन की बात की गई। एक्स ऑफिसियो को हिंदी में बोलते हैं पदेन सभापति, अर्थात जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? रोहित, पॉलिटी में ऑलमोस्ट 300 के करीब में हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन, 200 और क्वेश्चन है। मैंने बताया था तीनों सेक्शन के 500-500 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन 300 के करीब में कर चुके हैं, 200 और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये चल रहा है, कोई नहीं, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकता हूं कि मिस कर रहे हो तुम, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मिस कर रहे हो या अच्छा लग रहा है तुमको? मिल जाएगी पीडीएफ, मिल जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी पीडीएफ, डोंट वरी। तीनों पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी की। और यहाँ समझ ही रहे हैं, वीडियो है ही, उसको बस देख के फटाफट लगा के उसको कर लेना है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग तो अपन देख ही लेते हैं, ठीक है। मिल जाएगी डिम्पल, एक बार बात कर लेना ऑफिस में मैनेजमेंट से कि स्टडी मटेरियल का क्या डिले हो रहा है, अभी तक नहीं है, वो बता देंगे आपको कि क्या इशू है, या डिस्पैच किया है या कर दिया है तो कब तक आएगा। एक बार बात कर लेना फोन करके, ठीक है। चलिए, ये हो गई वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड बातें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? बताइए सर, निर्विरोध चुने जाने वाला, सबको आंसर इसका पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है।
नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। अब चलिए सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। सरप्राइज क्वेश्चन का रिपीट भी है, इसलिए सरप्राइज क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में जो अपोजिट कैंडिडेट था, उसने एक राष्ट्रपति पर ऑब्लिगेशन लगाया था कि राष्ट्रपति चुनाव, जो कैंडिडेट है राष्ट्रपति के, वो चुनाव लड़ते समय किसी लाभ के पद पर थे। ये किसके द्वारा किस पर लगाया गया था, बताइए आंसर, बताओ। रिपीट क्वेश्चन पर एक सरप्राइज, जबरदस्त सरप्राइज क्वेश्चन कि दो प्राइम प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, जिसमें एक आदमी तो जीत गया था, उसके जीतने के बाद जो दूसरा कैंडिडेट था, उसने विजेता पर यह ऑब्लिगेशन लगाया था कि ये व्यक्ति किसी लाभ के पद पर रहकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। बताइए, रोहित, डिंपल, रजनीश, जितेंद्र, नवीन, मेरी तरफ से सबको ये चैलेंज है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर तुमने बता दिया जिसने भी, तो मैं उसको पर्सनली, मतलब पर्सनली उसको गाइड करूंगा। हालांकि गाइड तो सबको करता हूं। रॉन्ग आंसर रोहित। तो तुक्का मार रहे हो रोहित, है? निर्मा सरफ से दूंगा। रिपीट करूं भाई, मान लो दो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, एक तो जीत गया बंदा चुनाव में, एक हार गया। तो जो हारा उसने विजेता पर, मतलब जो जीता उसके ऊपर दोष लगाया कि इनका जो निर्वाचन है ये रद्द किया जाए, क्योंकि ये लाभ के पद पर रह के इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अब समझ में आया जितेंद्र? क्वेश्चन रिपीट किया है, अब समझ में आया? चलो मैं आंसर बता देता हूं। बताऊं? एक क्लू देता हूं। वो व्यक्ति इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके ब्रेन की सर्जरी हुई है। अब कहानी सुन लो इसकी क्या है। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उनके साथ ही एक और बंदे उठे थे जिनका नाम था पीए संगमा। नाम सुना होगा आपने। पीए संगमा और प्रणब मुखर्जी, ये दोनों ही कैंडिडेट थे राष्ट्रपति के। चुनाव में प्रणब मुखर्जी साहब जीत गए। जीतने के बाद पीए संगमा ने प्रणब मुखर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन किया कि सर, प्रणब मुखर्जी चुनाव लड़ते समय किसी लाभ के पद पर थे, ठीक है, मतलब किसी कमेटी के चेयरमैन थे जहां से वो धन अर्जित कर रहे थे। तो इस पर इंक्वायरी हुई, हालांकि ये गलत साबित हुई, लेकिन इन पर दोष लगाया था पीए संगमा ने, जो उनके साथ प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए खड़े हुए थे। समझ में आ रही बात? आई कि नहीं आई? तो आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो है युगांडा का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी निर्वाचन के समय, चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर न हो, पागल और दिवालिया न हो, ठीक है, और लोकसभा में निर्वाचित होने योग्य हो। ये 4 कंडीशंस हैं राष्ट्रपति के लिए। अगर इनको फुलफिल करता है तो ही वो चुनाव लड़ सकता है, अदरवाइज इनमें से अगर कोई भी एक भी फुलफिल नहीं करता है तो वो निर्वाचन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। डिम्पल, युगांडा नहीं सर। वो तो मैंने मजाक में बोला था, तुम लोग तो जानते ही हो, युगांडा नहीं, इंडियन। ठीक है, समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ यहां तक? पक्का? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही, अच्छा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? महिला, महिला का नाम बताइए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलो अब दूसरे क्वेश्चन का, भारत का पहला सिख राष्ट्रपति कौन है? भारत का पहला सिख राष्ट्रपति। सिख, बिल्कुल, ज्ञानी जैल सिंह। वेरी गुड। और इन्हीं के समय आपको मालूम होगा कि ज्ञानी जैल सिंह ने ही
पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था पहली बार? मतलब पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था किस बिल के रिगार्डिंग? कौन बताएगा? नहीं, बिल्कुल, सुखोई भी उड़ाई। डक बिल, बिल्कुल। डाकघर संशोधन अधिनियम बिल था, उसके रिगार्डिंग ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला सिख, उसके बाद पहली महिला, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, और उसके बाद हाई सुप्रीम कोर्ट का जज राष्ट्रपति, ये सारी चीजें। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कई बार ट्रेडिशनल में पूछ लेता है। चलिए, अब इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 30। क्यों डी है भाई? डी आंसर क्यों है? डी आंसर क्यों है बताइए? डी आंसर क्यों है? बिल्कुल रोहित, इनकी डेथ हो गई थी इनके कार्यकाल के दौरान, इसलिए आप देखेंगे जाकिर हुसैन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? बताइए सर। 31 का बताइए आंसर। 31 का आंसर बताइए। 31 का आंसर बताओ। 31 का आंसर बताओ। हेलो, हेलो।
आ गई। चलिए ठीक है। ओके ठीक है। आइए, तो इसका 31 का आंसर क्या बताया था तुम लोगों ने? 31 का आंसर एक बार रिपीट करें सब लोग। अब आए हो सही लाइन में। नवीन, सी नहीं होगा मेरे लाल, राइट आंसर ए होगा। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि दी गई है, हटाने के लिए कह रहा है ये, ठीक है, हटाने के लिए कह रहा है, सी नहीं होगा। राइट आंसर जो है वो है ए। 67 में कहा गया है कि हटाने की, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव लाके और उसको हटाया जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो आर्टिकल 67 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ये बिल राज्यसभा में ही क्यों लाया जाता है जी? लोकसभा में क्यों नहीं लाया जा सकता? बताइए, बोलो रोहित। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, ये जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही बिल क्यों लाया जाता है? मैं फाइनल एजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लोग जैसे कोई किसी वाइस प्रेसिडेंट को आप उसको एलिमिनेट, मतलब उसके पद से हटा रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो बिल राज्यसभा में ही क्यों लाया जाता है, लोकसभा में क्यों नहीं पेश होता है? बताइए। अरे सीधा सा आंसर है इसका। क्या? तो क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसलिए राज्यसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है, न कि लोकसभा में। अरे लोकसभा बिजी नहीं रहती है सरकार में नवीन, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसके खिलाफ पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, फिर लोकसभा में जाता है। अगर वो मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का प्रपोजल है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से ही पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, दोनों में से किसी में भी पहले। समझ में आ रही बात? तो यहां पर कहानी यही तो है कि अगर आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में से कहीं भी पहले पेश हो सकती है, लेकिन यहां पर क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राज्यसभा में ही वो प्रस्ताव लाया जाता है। समझ में आ गई बात सबको? अरे आई कि नहीं आई? हाँ में ना, हाँ या ना में जवाब दोगे? भाई 2/3 बहुमत से तो होता ही है, ये तो मालूम ही है अपने को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्यों लाया जाता था उसका जवाब मैंने पूछा, बताया आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? बताइए, 32 का आंसर बताओ। कब उसको डिसॉल्व कर सकता है? वेरी गुड, राइट आंसर इज डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। उपराष्ट्रपति की भी सलाह नहीं होगी, इनका तो रोल ही नहीं है, और लोकसभा अध्यक्ष की सलाह तो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? तो क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा में मेजोरिटी का जो लीडर होता है वो होता है पीएम, और फिर मेजोरिटी के और अपनी कैबिनेट का विस्तार करता है। तो ये अगर पार्टी बहुमत में होती है तब तो ठीक है, अगर अल्पमत में आती है तो ये सीधे प्रेसिडेंट को कहता है कि सर हमारी सरकार अल्पमत में है, आप मंत्रिमंडल को या लोकसभा का विघटन करें। और इसके कहने पर, पीएम के कहने पर, राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है, और लोकसभा के डिसॉल्व होने के साथ ही मंत्रिमंडल जो है वो बर्खास्त हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया जी? क्लियर हो गया यहां तक? अरे हुआ कि नहीं है यार? तुम लोग बहुत लेट रिप्लाई करते थे यार, दुखी कर देते हो। पूछ रहा हूं सरप्राइज क्वेश्चन। चलिए
अब यहां पर एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप। अब यहां पर एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और वो एक नहीं दो हो सकते हैं, ठीक है। तो सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में नीति आयोग में कितने फुल टाइम मेंबर हैं, बताइएगा। वर्तमान में नीति आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं, बताइए सर। डिंपल, सोच लेना, गलत जवाब दोगी तो। तुमने कब पढ़ा था, तुमको पढ़ाया हुआ है मैंने। नीति आयोग में वर्तमान में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं, सर्च कर रहे हो तुम लोग हैं। डिंपल ने फिर से 5 दिया, जितेंद्र ने भी 5 लिखा है, रोहित जवाब नहीं दे रहे हैं, नवीन भी अभी चुप शांत हैं और आसाराम बापू बने हुए हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं, नहीं पता है, ठीक है। पहला सरप्राइज क्वेश्चन तो ये था, ठीक है। दूसरा सरप्राइज क्वेश्चन सुनिएगा। क्या नीति आयोग एक संवैधानिक संगठन है? क्या नीति आयोग एक संवैधानिक संगठन है? क्या नीति आयोग एक संवैधानिक संगठन है? जितेंद्र ने कहा है हाँ, रोहित ने कहा है नो, नवीन ने कहा है नो। तो कौन सी संगठन है ऐसी? जब संवैधानिक संगठन नहीं है तो किस प्रकार का संगठन है ये, बताओ, रिप्लाई करो जल्दी फटाफट, आंसर दीजिए। मैं बताऊं दोनों का आंसर? असंवैधानिक नहीं होता है नवीन, गैर संवैधानिक होता है। स्वतंत्र भी नहीं बोलेंगे, वैधानिक बोलेंगे। वैधानिक क्योंकि मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया है, तो लीगली है, इस काम तो कर ही रहा है, तो लीगली है, वैधानिक है, ठीक है। अब सुनिए, इसका आंसर सुन लीजिए, दोनों का आंसर सुनो। पहले का आंसर जो था वो है 4, पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा था उसका है 4। तुम कहोगे कैसे, सुनिएगा। नीति आयोग में 5 फुल टाइम मेंबर की पोजीशन है, ठीक है। 5 फुल टाइम मेंबर की पोजीशन है, बट उस पर 4 लोग ही अभी अपॉइंट हुए हैं, अभी राइट नाउ की मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने सवाल पूछा था। कौन कौन? पहला विवेक देवराय, वीके सारस्वत, उसके बाद है आप देखेंगे वीके पॉल, ठीक है, वीके पॉल साहब हैं, और एक और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनका नाम क्या है? एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं इसके मेंबर, डिंपल, नाम क्या है उनका, बताओ। कृषि वैज्ञानिक है किसमें? चौथे, नाम बताओ उनका। राजीव कुमार तो इसके चेयरमैन हैं। इसमें एक चौथा मेंबर है जो कृषि वैज्ञानिक है, नाम बताओ। अरे नहीं यार डिंपल, माइकल देव पत्रा नहीं है डिंपल, मैंने नाम लिखवाया है, याद करो। विनय भी नहीं है, एक बार सर्च तो कर लो, देख लो, पता चल जाएगा। बताओ, जो बता, बिल्कुल, ये रहा भाई साहब 1 लाख की बात। ये देखिए, जितेंद्र ने इसका आंसर दे दिया, एकदम हिला दिया, आग लगा दिया साहब, 1 करोड़ का जवाब। रमेश चंद्र, प्रोफेसर रमेश चंद्रा, ये है भाई साहब 4th मेंबर। अब सुनिएगा, विवेक देवराय हैं इकोनॉमिक्स, वीके पॉल है डीआरडीओ के एक्स चीफ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वीके पॉल है नियोटोलॉजिस्ट, नवजात शिशु विशेषज्ञ, और रमेश जी हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक। एग्जाम में पूछा है इनके पोस्ट और बंदों का नाम। तो 5 पोजीशन है, लेकिन 4 लोगों को अभी अपॉइंट किया गया है,
ये लोग अभी फुल टाइम मेंबर, मतलब पूरा टाइम अपने देते हैं नीति आयोग के लिए, नीति आयोग के डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड आप देखेंगे पॉलिसी फ्रेमवर्क में। आया था ना डिम्पल? मेरे लाल, जो बता रहा हूं उसको बस तुम लोग धीरे धीरे आराम से मोहब्बत से पढ़ते जाओ बस। ठीक है? अपना कमाल काम का ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है? क्या मैं उम्मीद करूं कि जो मैंने अभी बताया उससे पूरी तरह से आपने आत्मसात कर लिया? जितेंद्र मेरे लाल, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। ठीक है? ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्या पूछ रहे रोहित? सेकंड क्वेश्चन का आंसर। कौन सा सेकंड क्वेश्चन रोहित? कौन सा सेकंड क्वेश्चन था भाई? अच्छा वो नीति आयोग का वैधानिक सदस्य है, वैधानिक संस्था है। वैधानिक का मतलब लीगल है। लीगल का मतलब ये हो गया कि कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर इसका गठन किया गया। तो एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, वैधानिक सदस्य वैधानिक, और एक होता है आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक। ठीक है? तो अगर ये पूछता है तो ये, और वैधानिक और लीगल तो है ही, मतलब आप देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग सरकार ने कानून तो बना ही रखा है इसके इसके संगठन के बारे में। ठीक है? तो राइट आंसर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और लीगल है। ठीक है? आइए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं है, लेकिन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर इसको लीगलाइज करके इस संस्था के द्वारा डेवलपमेंट रिगार्डिंग काम कराए जा रहे हैं। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ, आंसर बताओ इसका। 33 का आंसर बताइए, आराम से सोच के बताना भाई। सब लोगों को कह रहा हूं, सोच के बताना, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और इस पर सरप्राइज क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं मैं, ये भी ध्यान रखना। सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा इस पर मैं, तो ये भी ध्यान रखना। और वो सारे सरप्राइज क्वेश्चन आपके द्वारा होंगे। इस एक क्वेश्चन पर 4 सरप्राइज क्वेश्चन आपके द्वारा, 4 सवालों के बौछार करने जा रहा हूं मैं। ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए, पहला कह रहा है प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ठीक है? प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करता है। संसद को कभी संबोधित नहीं करता है। वेरी गुड। आंसर क्या है भाई इसका? कि राष्ट्रपति क्या करता है? चलिए देखिए इधर, इसका राइट आंसर जो है वो है ए। ठीक है? हालांकि इसको छोड़ के ये भी खराब नहीं है, मतलब, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि हर चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होता है वो आयोजित करता है राष्ट्रपति, और अभिभाषण करता है। अब सुनिएगा यहां पर सवाल जो इससे रिलेटेड सवाल है। पहला सवाल कि पहला सवाल ये है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है कि अभिभाषण जो करता है
उस अभिभाषण में क्या करता है वो? राष्ट्रपति जो अभिभाषण करता है नए चुनाव के बाद, जो प्रथम सत्र आयोजित होता है, उस अभिभाषण में क्या करता है वो? बताओ, आंसर बताइए। उस अभिभाषण में क्या करता है राष्ट्रपति? कानून की व्याख्या करता है, कानून के बारे में सबको अवेयर करता है, या जो विधेयक पेश करने वाला है उसके बारे में जानकारी देता है? अच्छा, वेलकम है। नवीन कह रहा वेलकम करता है सर। अच्छा, आप सभी आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब पूरा चिलम चिली कीजिए और मस्त रहिए, मस्ती में आग लगे बस्ती में। बता दिए सबने? देखिए, अब सुनिएगा मेरे को ध्यान से। इसके रिगार्डिंग जो सवाल पूछने वाला था, उन सब के जवाब यहीं पर आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या करता है राष्ट्रपति। चिल मारने कोई बिल्कुल, ये तुमने रोहित सही बात कही है। यही मैं बात बताने वाला था कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति जी अपने मन की बात नहीं करते हैं, वहां पर मंत्रिमंडल के द्वारा, मतलब जो सरकार है उस सरकार के द्वारा जो बातें लिखी जाती है उसकी व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? तो नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विघटन करता है, ठीक है, और अभिभाषण करता है। ये चार वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ये चार वर्ड जो राष्ट्रपति के रिगार्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये चारों वर्ड आप समझ रहे हैं? यही चार वर्ड मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछने वाला था। सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना, अभिभाषण करना। ये चारों वर्ड आप लोगों को मालूम है? सबको मालूम है जी ये चारों वर्ड? बोलो भाई। रोहित, नवीन, जितेंद्र, रजनीश, जो लोग ऑनलाइन है, मैं उन सभी से पूछ रहा हूं कि क्या ये जो चार वर्ड मैंने लिख रखे हैं, अभिभाषण करना, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, इसके बारे में आपको जानकारी है? जितेंद्र कह रहे हैं जानकारी नहीं है, नवीन कह रहे हैं और रोहित को भी मालूम है। आप बताएंगे क्या? दो तीन नहीं पता। अच्छा, दो तीन नहीं पता है। ये चारों सबको मालूम है जी? समझाऊं कि छोड़ दूं? पहले ये बताओ, मैं इसको समझाऊं कि छोड़ दूं? रिप्लाई करो, समझा दीजिए। रोहित मेरे लाल, चलिए चलिए, इसको एक बार मैं ओवरव्यू करते हुए आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो, अभिभाषण करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही नया चुनाव होता है और नए सत्र का गठन होता है, तो उसमें जो पहला सत्र आयोजित होता है उसमें राष्ट्रपति आता है और अभिभाषण करता है। अभिभाषण में क्या करता है? तो मंत्रिमंडल के द्वारा वो भाषण तैयार किया जाता है। उसमें राष्ट्रपति सबको वेलकम करता है और बताता है कि देश के लिए कौन कौन सी कानून बनाने की जरूरत है और कैसे कानून बनाना है, और सभी सदस्यों से निवेदन करता है कि शांतिपूर्वक सत्र का संचालन करें, कानून का निर्माण करें और देश की एकता और अखंडता बनाए रहे। मतलब सरकार के तरफ से आप देखेंगे सभी सांसदों को ये निवेदन करता है कि शांतिपूर्ण तरीके से विचार विमर्श करके और बहुमत से आप कानून का निर्माण कराएं, और जिसके लिए सरकार का गठन हुआ है उसकी उन सब जनता के हित में और समाज के हित में काम हो। ये सारी बातें पब्लिक वेलफेयर के रिगार्डिंग करता है वो, तो उसको हम अभिभाषण कहते हैं, ठीक है। दूसरा, सत्र आहूत करना। आहूत करने का मतलब बुलाना होता है। तो आप देखेंगे कि जब भी सत्र बुलाया जाता है तो प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति नए सत्र का आयोजन करता है
कि भाई आइए अभी इस दिन से सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आहूत करता है राष्ट्रपति। दूसरा, सत्रावसान, मतलब सत्र की समाप्ति। जैसे मान लो 15 दिन सत्र चला, शीतकालीन या मानसून या ग्रीष्म, 15 दिन बाद आप देखेंगे सत्र की समाप्ति करता है कि भाई आज अब लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा का ये सत्र समाप्त किया जा रहा है। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, कानून बनाया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। अब जाइए अपने अपने घर पे चिल कीजिए। तो उसको सत्रावसान बोलते हैं। और विघटन का मतलब कि मान लीजिए लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, वो मेजोरिटी खो चुकी है, तो प्रधानमंत्री सलाह देता है कि सर मैं हमारी मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, आप लोकसभा को डिसॉल्व करें। तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है। आई बात समझ में? आ गई सबको? क्लियर हुआ जी? अरे हुआ कि नहीं हुआ? शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो बताया वो समझ में आया कि नहीं सबको? चलिए, ये तो बात हो गई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ, क्वेश्चन नंबर 34। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ये वर्ड सुना है तुम लोगों ने? सुना है ना? ये वर्ड ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आंसर आपके सभी के सही है, भारत का प्रधानमंत्री। तो ये जो गवर्नर है ना, ठीक है, ये प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यत पद धारण करता है। इनकी नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन इसमें सिफारिश प्रधानमंत्री की होती है और मंत्रिमंडल की। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर से एक एग्जांपल देख लो, अभी मुर्मू साहब को बोला, हटाया नहीं कि इनकी इज्जत खराब हो जाएगी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको सीएजी अपॉइंट करना था। अगर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हटाती तो थोड़ी इमेज खराब होती और एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर उनको अपॉइंट करना था, तो उनको रिजाइन, उन्होंने कहा कि रिजाइन कर दो, रिजाइन किया ताकि उनकी डिग्निटी बनी रहे, और फिर उनको सीएजी में अपॉइंट करा दिया। और इधर से मनोज सिन्हा जो यूपी में कभी चीफ मिनिस्टर के चेहरे हुआ करते थे, मनोज सिन्हा को गवर्नर बना के सीधे कहां भेज दिया? सीधे भेज दिया वहां पर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर प्रसाद पर्यत पद धारण करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जब तक चाहेगी तब तक गवर्नर अपने पद पर बना रहेगा। एग्जाम्पल, पिछली बार कल्याण सिंह थे जब भाजपा की सरकार थी, उससे पहले दोबारा कल्याण सिंह को ही अपॉइंट किया गया, लेकिन आगे से कल्याण सिंह ने छोड़ दिया। अगर वो नहीं छोड़ते तो वो अभी राज्यपाल राजस्थान के बने रहते। और अभी भी कालराज मिश्र जो चुन के आए हैं, ये भी भाजपा के कभी आप देखेंगे कद्दावर नेता हुआ करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल बना सकता है। एक या एक से अधिक राज्यों का अधिभार दे सकता है, लेकिन वो भी किसके रिकमेंडेशन पर? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के। मतलब राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करेगा रोहित, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के रिकमेंडेशन के आधार पर ही कहा गया है कि एक ही राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का अधिभार दिया जा सकता है। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया यहां पर? कोई दिक्कत आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? वेरी गुड, सबके आंसर सही है। संसद।
संसद में कोई ये पावर है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव लाके और राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। चलिए अब सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये तो था इजी क्वेश्चन। अब इजी क्वेश्चन पर सरप्राइज क्वेश्चन तो बनता है भाई। ठीक है, तो क्या सब लोग सरप्राइज क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? रेडी? रेडी है भाई सभी लोग सरप्राइज क्वेश्चन के लिए? तो चलिए सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग मुझे और बताएंगे कि संविधान जब हमारा बना, ठीक है, जब संविधान का निर्माण हुआ तो कमिटी बनाने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी और वो बंदा कौन था, उसका नाम बताओ। कि कमिटीज बनाई जाए अलग अलग, जो कमिटियां संविधान के अलग अलग भागों पर काम करे, इसकी रिकमेंडेशन सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? नवीन पैथिक लॉरेंस। अच्छा, अभी कह रहे हो कैबिनेट मिशन, अभी कह रहे हो पैथिक लॉरेंस। अरे भाई कैबिनेट मिशन का ये बंदा था पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्यीय ये आयोग था, उसमें पैथिक लॉरेंस था। मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो समझा नहीं तुमने शायद। क्रिप्स कह रहे हो? चलिए क्रिप्स कह रहे हैं। और लोग जवाब दे भाई। रोहित, डिम्पल, क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ तुम लोगों को? नहीं पता? नहीं पता तो बोलो। मैं समिति का नहीं पता सर। भाई साहब, बीएन राव का नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? बीएन राव का नाम सुना है क्या? तो फिर नहीं मालूम है? बीएन राव ने क्या रिकमेंडेशन करी थी? बिल्कुल सलाहकार समिति के उन्होंने क्या कमेटी रिकमेंड करी थी बीएन राव ने? बोलो, भूल गए? 29 अगस्त 1947, नहीं 1947, 1949, 49 नहीं, हाँ 29 अगस्त 1947। क्या रिकमेंड किया था उन्होंने? कहा कि संविधान एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो अगर हम संविधान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अलग अलग हम कमिटीज फॉर्म करें, और कमिटीज फॉर्म करें और उनको काम दें। इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर पहली कमिटी फॉर्म की गई थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति। और उस प्रारूप समिति में 7 सदस्य नियुक्त किए गए थे और उसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्या ये आपको नहीं मालूम है? बोलिए, मालूम है ना कि बीएन राव ने सलाह दी थी कि भाई कि समितियों का गठन कीजिए, और उनकी सिफारिश के आधार पर आप देखेंगे प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, और उसके साथ कुछ और 6 सदस्य अपॉइंट किए गए जो संविधान का प्रारूप तैयार करेंगे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ नहीं पाए? 4 बार बोल रहा हूं तो नहीं समझ में आता तो पूछ लिया करो। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया ना? पांडुलिखन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36, आंसर दीजिए। पांडुलिपि का मतलब भाषा या भाषाई आयोग है यार। पांडुलेखन उसी को बोलते हैं ना, भाषा को। बताइए क्वेश्चन नंबर 36।
अरे 36 का आंसर दीजिए। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? बताओ। ये कह रहा है राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? संघ सरकार का कोई भी काम किसके माध्यम से? बताइए आंसर। बहुत ज्यादा किया है, देखना तो मैं तो बोलूंगा बताओ भाई, आंसर बताओ इसका जल्दी। राइट आंसर है इसका सी। राज्य सरकार से परामर्श करके, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा काम है, क्या राज्य सरकार का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा काम है, तो राज्य सरकार से परामर्श करके उसको ये काम सौंप सकती है। ठीक है, ये अधिकार है। और ये होता कैसे है? तो राष्ट्रपति अपने विवेक से उसका काम नहीं, अपने विवेक से निर्णय नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उस राज्य के प्रमुख से बात करके, अर्थात सीएम से बात करके उस समस्या का समाधान करता है, मतलब उसको सौंपता है। तो राइट आंसर ही सी। ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो पद है और उन दोनों के बीच जो ट्यूनिंग है, अगर उसको समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। समझ में आ रही बात? कंफ्यूजिंग था, इसलिए यहां पर लगेगा कि भाई क्या आंसर दें। ठीक है, कुछ कह रहे हो? इससे ज्यादा ठीक है। आइए, क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? हो गया भाई क्लियर? आवाज आ रही है ना प्रॉपर? आ रही है आवाज? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। राष्ट्रपति किसके परामर्श से में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? बिल्कुल, राइट आंसर इज बी। प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर वो सत्र को आयोजित करता है और सत्र को स्थगित भी कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। आंसर दीजिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल समयकाल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? बताइए। राइट आंसर ए। ये तो सबको मालूम होगा। ये क्वेश्चन घुमा
यार इसका आंसर डी भी तो हो सकता है। आंसर अगर हम देखें डी ए की जगह, तो डी भी तो हो सकता है, संसद सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, तो क्योंकि आप देखेंगे हटाने पर प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है, प्रारंभ कह रहा है ये, तो डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो प्रारंभ तो करते हैं संसद का कोई भी सदस्य, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, और दोनों से पास कराने के बाद हट जाएंगे। तो मेरे को लग रहा है ज्यादा अप्रोप्रिएट डी होगा, क्योंकि भाई संसद सदस्य ही तो प्रारंभ करता है। ठीक है, और वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी हो सकता है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए सर, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अच्छा ये तो बता दिया तुमने। अब ये बताओ कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, बताइए। तो फिर उस अकॉर्डिंग जब ये पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये क्या करता है भाई? मान लो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो फिर ये कैसे जस्टिफाई कर रहा है दोनों? बोलो, क्या दोनों ही सत्य है जो आपने बताया है? बोलो। बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा आप, ये महत्वपूर्ण बात, कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति तो होता है, ठीक है, लेकिन सदस्य नहीं होता है, मतलब मेंबर नहीं होता है। ठीक है, किसका? राज्यसभा का। इसीलिए इसको कास्टिंग वोट करने का ही सिर्फ अधिकार है। कास्टिंग का मतलब निर्णायक मत देने का अधिकार है, बाकी एक आम सदस्य के रूप में वो वोट नहीं कर सकता विधेयक पर, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष करता है। समझ में आ रही बात? तो उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है, बल्कि वो पदेन सभापति होता है, इसलिए उसके कार्यकाल और राज्यसभा के कार्यकाल से कोई कंसर्न नहीं है। फिर उसके बाद जो नया चुना जाएगा राष्ट्रपति, वो फिर उस कार्यकाल अपना चलाएगा 1 साल और इसके साथ और। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ जी? सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है जी? बताइए। बिल्कुल, सब लोग आंसर दो भाई, फटाफट आंसर दो। बिल्कुल, चुनाव आयोग ये निर्धारित करता है कि भाई साहब ये सही है कि नहीं, कि क्या एक साथ दो लाभ के पदों पर हो, या उन्होंने किसी अयोग्य उन्होंने उनके चुनाव में कोई अयोग्यता हुई है, तो उनकी अयोग्यता का निर्धारण, उनसे विवादों का फैसला चुनाव आयोग करता है। चलो एक और सवाल बता दो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अयोग्यता का निर्धारण या उनके चुनाव संबंधी विवादों का समाधान कौन करता है? बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। सीधे सुप्रीम कोर्ट इसका निर्धारण करती है उनकी अयोग्यता का, और साथ में अगर चुनाव में कोई करप्शन या कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका निर्धारण भी सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। क्लियर? आई बात समझ में? आ गई भाई समझ में बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति
निम्नलिखित में से किस कोष से किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड। आकस्मिक निधि, जिसको हम कंटीजेंसी फंड बोलते हैं, इससे कभी भी आप देखेंगे कोई अगर मान लीजिए कोई ऐसा खर्चा आ गया देश पर जिसको जरूरी है खर्च करना, चाहे वो आपदा हो, चाहे वो डिजास्टर हो, या कोई भी हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति आप देखेंगे खर्च करने की अनुमति दे सकता है। बिल्कुल रोहित, आर्टिकल 276 आप देखेंगे कंटीजेंसी फंड के की बात करता है, उसमें स्पष्ट रूप से ये बात मेंशन किया गया है। क्लियर सबको? क्लियर हुआ जी? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो बोलो। क्लियर हुआ? चलिए, अब 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्य न हो, तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? बताइए। राइट आंसर इज बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसे ही एक सीजेआई हैं जिन्होंने इन इन दोनों पदों पर काम किया। ठीक है, कौन थे भाई? बोलो, आंसर बताओ। वो कौन थे जिन्होंने सीजेआई के रूप में भी काम किया और राष्ट्रपति के रूप में भी? बिल्कुल, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह साहब जो थे वो सीजेआई थे, ये दोनों पद रिक्त हो गया तो हिदायतुल्लाह को सीजेआई का पद छोड़ के राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ा। बिल्कुल, ये भी आ चुका है। चलो, अब इस पर एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को। सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप। ठीक है, सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि वरीयता क्रम में निर्वाचन आयोग का जो पद है वो कौन से नंबर पर है? बिल्कुल, हाँ रोहित। अब मेरे सवालों का जवाब बताइए कि वरीयता क्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है वो कौन से नंबर पर है? समझ में आया क्वेश्चन या दोबारा रिपीट करूं? रॉन्ग आंसर डिंपल। वरीयता क्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है वो कौन से नंबर पर है? रोहित, रॉन्ग आंसर। 4 नंबर पर तो हो ही नहीं सकता। 4 नंबर तुम कैसे लगा रहे हो? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर आप देखेंगे वो ये भारत रत्न धारक व्यक्ति ऐसे। बिल्कुल, ये लो भाई है, छक्का मार दिया जितेंद्र बाबू ने, नहीं रजनीश बाबू ने। रजनीश बाबू ने सीधे चौके पर छक्का मारा है। 9A इज राइट आंसर। और लो भाई, जितेंद्र जी ने भी आग लगा दिया उसमें, आग लगी हुई थी उस पर पेट्रोल डाल दिया। राइट आंसर है 9A। और आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये जो 9A मतलब इसको अपग्रेड किया गया निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अन्य न्यायाधीशों के बराबर लाने का योगदान किसका है? रोहित, अभी तुम्हारे सवालों का जवाब मैं बताता हूं, पहले जो सवाल पूछा उसका आंसर बता दो कि ये जो इस लेवल पर मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वरीयता लाने का योगदान किस व्यक्ति का है? बताओ भाई। देखो, टीएन सेशन तुम लोग को मैंने बताया था पिछली क्लास में। टीएन सेशन जो है उनका योगदान है किसके लिए? ये 9A मतलब
यहाँ पर 9 में सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस का पोस्ट है, ठीक है, तो उसमें 9A जोड़ा गया और उसमें उसके बराबर इनको वरीयता दी गई। रोहित, तुमको समझ में आया 9A क्या है? मतलब जैसे वरीयता क्रम में हमारे देश में समझ में आ गई है, चलो अच्छी बात है कि भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद भारत रत्न धारक व्यक्ति, फिर उसके बाद मंत्री, कैबिनेट मंत्री, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, ऐसे ये वरीयता क्रम बना हुआ है। तो उस वरीयता क्रम में पहले ये नीचे था, लेकिन टीएन सेशन के टाइम में जब इलेक्शन कमीशन में महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए तो उस समय टीएन सेशन ने ही इसको सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बराबर वरीयता क्रम में शामिल किया था और वो था 9A। क्लियर? सबको अब समझ में आ गई बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? चलिए, वेरी गुड। ये इजी क्वेश्चन था तो उसके बदले एक सरप्राइज क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। आइए सर, ये तो उन्होंने पुराना ही टाइप कर दिया है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन आपको इसका रिवाइज आंसर देना है और इसका आंसर देना है आपको। रोहित साहब, तुमने छक्का नहीं, एकदम बाउंड्री बाहर कर दी। राइट आंसर ए। पहले 1.5 लाख रुपए थे राष्ट्रपति का वेतन, पहले था। अब ये कितना हो गया है? तो ये हो गया है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपीज हो गया है ये। ठीक है, अच्छा ये बता दो, एक और सरप्राइज क्वेश्चन, कि पहले वाले वेतन के अनुसार राष्ट्रपति को भत्ता, पेंशन कितना मिलता था जी? अभी वाला तो नहीं रिवाइज करके बताए, राष्ट्रपति को पेंशन कितना मिलेगा? बिल्कुल 9 लाख रुपीज पर ईयर उनको पेंशन मिलेगा। किसको? आपके राष्ट्रपति को। और आपको मालूम होगा इनको टैक्स से रिबेट भी किया जाता है। राष्ट्रपति की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है, विदाउट एनी टैक्स ये आप देखेंगे सैलरी लेते हैं। ठीक है, ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। तो 5 लाख रुपया अभी है, पहले ये 1.5 लाख रुपया हुआ करता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। 44 आंसर। ये तो तुम लोगों को मालूम है कि 72 में पार्डन रिगार्डिंग राइट्स दिया गया है, और ये भी मालूम है कि राष्ट्रपति के पास पार्डन रिगार्डिंग राइट्स है। सरप्राइज क्वेश्चन सुनिएगा क्या है। सरप्राइज क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो क्षमा करता है तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, क्षमा, अनुदान, निलंबन और परिहार। इसका मतलब क्या होता है ये बताइए आप, बताओ। सरप्राइज है, ये सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आपने बता दिया और ये अपन ने डिस्कस भी कर लिया। अब ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स का मतलब क्या है ये मुझे बताइए आप लोग। चलिए कौन बताएगा सबसे पहले? बताओ भाई। रोहित, डिंपल। 5 तरह की क्षमा है, अभी इसमें एक कम है, लेकिन मैं इन चारों का मतलब पूछ रहा हूं आपसे। मैं 5 का नहीं पूछ कह रहा। 5 तरह की क्षमादान दे सकता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये जो 4 इसमें लिखे गए हैं उन चारों का मतलब क्या होता है? सजा की प्रकृति चेंज करना किसमें की जाती है नवीन? बताओ। क्षमा, क्षमा में। ठीक है, परिहार में सजा की प्रकृति चेंज करते हैं। और बताओ रोहित, क्या आप नवीन के विचारों से सहमत हैं? बोलिए। ये कह रहे हैं कि परिहार का मतलब होता है सजा की प्रकृति कम करना।
आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ, दो और बताओ, बताइए। ये एग्जाम में पूछा है। ये मैंने तुम लोगों से आगे से सरप्राइज पूछ लिया, तो इसका आंसर बता दो। क्या वर्ड्स लिख रहे हो? अंग्रेजी दिखा दूं? अंग्रेजी देख लो। तुम लोग इसका आंसर जानते हो और इसका आंसर बता सकते हो, बताइए। देखो, अंग्रेजी ज्यादा इजी है। ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रिमिट और सेंटेंस। बिल्कुल डिम्पल। अंग्रेजी पढ़ लो, अंग्रेजी में समझ में आ जाएगा। मैं बताऊं? मैं बताऊं कि बता दोगे तुम लोग? चलो, देखिए इधर, इधर देखिए एक बार सब लोग। ग्रांट पार्डन का मतलब होता है कि उसकी उसको पूरी तरह से क्षमा, मतलब उसकी सजा से मुक्ति दे देना उसको। उम्र कैद है, मुक्ति दे दी, फांसी की सजा से मुक्त कर देना। ग्रांट पार्डन का मतलब होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? समझ में आ रही बात? सस्पेंड का मतलब होता है कि उसकी जो जो उसको सजा दी गई है उसको स्थगित कर देना, रोक देना, ठीक है? उसको हम बोलते हैं सस्पेंड करना, मतलब उसको रोक देना, स्थगित कर देना। रिमिट का मतलब होता है कि उसकी सजा की अवधि को कम कर देना, टेन्योर को। मान लो किसी को 20 साल की सजा दी गई तो 10 साल कर दिया, 15 साल कर दिया, तो उसकी सजा की अवधि को कम करना। और सेंटेंस का मतलब है, परिहार का मतलब, कि सजा की प्रकृति को कम करना। किसी को कठोर कारावास दिया गया है तो उसको इजी कारावास में बदलना। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछता है ये सारे, कि कितने टाइप्स के पार्डन दे सकता है राष्ट्रपति, उसके बाद कौन कौन से पार्डन देता है। तो हिंदी में थोड़ा जटिल है, लेकिन इंग्लिश जब पढ़ोगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको होगी और आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। छठी लोकसभा अध्यक्ष का नाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। एकदम ये भाई साहब बहुत हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वो कौन सा लोकसभा अध्यक्ष है जो बाद में राष्ट्रपति बना था। नीलम संजीव रेड्डी। अब यहां पर एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। एक और लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए जो लोकसभा का स्पीकर रही, और लोकसभा के स्पीकर रहे, और और राष्ट्रपति उम्मीदवार रहे, लेकिन जीत नहीं पाए, और शेड्यूल कास्ट से थी, और वो शेड्यूल कास्ट से थे। बताइए। गए सब लोग ना? नाम बताऊं मैं? नाम बताऊं उसका? इससे पहले के पहले, इससे पहले के पहले कौन थे भाई ये स्पीकर लोकसभा के? मीरा कुमार, मालूम है ना? जगजीवन राम की बेटी है मीरा कुमार। अरे भाई, मैंने क्या बोला? मैंने फीमेल का नाम कौन थे, कौन थी?
आपको मालूम है ना कि मीरा कुमार जो है अभी रिसेंटली जो चुनाव हुआ था अभी रामनाथ कोविंद का, तो रामनाथ कोविंद के अपोजिट मीरा कुमार ही तो कैंडिडेट थी। रिसेंट की बात करो, रिसेंट की बात मैं कर रहा हूं। कांग्रेस की तरफ से मीरा कुमार को कैंडिडेट बनाया गया था, ठीक है, और बीजेपी की तरफ से रामनाथ कोविंद थे। पहले मीरा कुमार का नाम अनाउंस कर दिया था कांग्रेस ने कि भाई शेड्यूल कास्ट की है और जगजीवन राम की बेटी। और ध्यान रखना, जगजीवन राम सबसे लंबे समय तक कैबिनेट में